नमस्कार दोस्तों, एमबी स्टडी पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एंटी डिफेक्शन लॉ, यानी कि जो दल बदल विरोधी कानून है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि दल बदल विरोधी कानून है क्या। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि हमने ये टॉपिक किस लिए सिलेक्ट किया है आज, क्योंकि अभी जो है रिसेंटली हमारे जो है इलेक्शन, जनरल असेंबली के इलेक्शन होने वाले हैं मई 2024 के अंदर। और आपने काफ़ी बार ऐसे देखा होगा कि हमारे जो सांसद हैं, जो एमपी एमएलए जो है हमारे, वो कई बार क्या होता है कि अपने जिस पार्टी की टिकट पे वो इलेक्शन के लिए खड़ा होते हैं प्रत्याशी के रूप में, उससे वो क्या है जीतने के बाद में क्या है उसको स्विच कर जाते हैं, मतलब उस पार्टी को वो छोड़ देते हैं। कई बार ऐसे भी देखा होगा आपने कि कोई प्रत्याशी जो है वो इंडिपेंडेंट यानी निर्दलीय वो प्रत्याशी खड़ा हुआ और बाद में उसने अपने फायदे के लिए अपना समर्थन जीतने के बाद में किसी दूसरी पार्टी को दे दिया जो कि सत्ता में है। तो इन सब गतिविधियों को रोकने के लिए और पार्टी के अंदर, राजनीतिक पार्टियों के अंदर स्टेबिलिटी को लाने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि एंटी डिफेक्शन लॉ है क्या और रिसेंटली ट्रेंडिंग में क्यों है, और एंटी डिफेक्शन लॉ को किस प्रकार से हमारे संविधान का हिस्सा होते हुए भी आज भी जो है दल बदलने की प्रक्रियाएं जारी हैं, और ये क्यों इतना सक्सेसफुल हो क्यों नहीं पाया है। उसके आगे हम देखेंगे कि क्या क्या जो है राजनीतिक विश्लेषक या जो हमारे बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं उनके क्या क्या सजेशन हैं इसको मजबूत बनाने के लिए, इसको कैपेबल बनाने के लिए, और क्या क्या इसके सामने चैलेंजेस हैं राजनीतिक पार्टियों के सामने दल बदलने की प्रक्रिया से लड़ने के लिए। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो रिसेंटली दोस्तों ये न्यूज़ में क्यों है, तो हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं इंडिया के, उन्होंने पार्लियामेंट में अपना जो है कि ये जजमेंट दिया है कि अभी टाइम है कि अगर हमें राजनीतिक पार्टियों में स्टेबिलिटी को प्रमोट करना है, अगर हमें गवर्नमेंट की जो फंक्शनिंग है उसको अच्छे ढंग से चलाना है, तो हमें एंटी डिफेक्शन लॉ को जो है मतलब थोड़ा और मजबूत बनाना पड़ेगा, इसके अंदर थोड़े रिफॉर्म करने होंगे। तो अभी हमने जानना पड़ेगा कि अगर रिफॉर्म करने होंगे तो सबसे पहले देखना पड़ेगा हमें कि एंटी डिफेक्शन लॉ है क्या। दोस्तों तो एंटी डिफेक्शन लॉ ये जो है दोस्तों एक लीगल प्रोविजन है। लीगल प्रोविजन किस लिए है? प्रिवेंट करने के लिए, किसको? जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए कि वो जब पार्टी की टिकट पे अपना अगर इलेक्शन जीत जाते हैं तो उसके बाद में वो पार्टी की नीतियों के अनुसार ही काम करें और अपने फायदे के लिए, अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए जो है अपनी पार्टी को स्विच करके, अपनी पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी को ज्वाइन ना करें। तो इसलिए ये कानून लाया गया था। अगर हम बात करें दोस्तों इसका प्राइमरी एम क्या था, तो प्राइमरी एम था इसका गवर्नमेंट के अंदर स्टेबिलिटी को प्रमोट करना और उन एक्टिविटियों को डिस्करेज करना जो कि ऐसे दल बदलने की प्रक्रिया को प्रमोट करती हैं। अगर इसके देखें कि संविधान में इसको कब, क्यों और कैसे जोड़ा गया था, तो दोस्तों इसको संविधान के 10वीं अनुसूची में 1985 को 52 में जो अमेंडमेंट एक्ट था, संविधान संशोधन जो हमारा 52 था, उसके तहत इसको जोड़ा गया था। और किस प्रकार के, किस चीज से डील करने के लिए अगर है ये, तो इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि कोई भी अगर मेंबर है, चाहे वो आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कोई सांसद है या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, कोई आपका एमएलए है जो विधानसभा स्तर पे, राज्य के सतर पे है, अगर वो मान लो आपकी उसकी जो पार्टी है जिसके नाम पे वो टिकट पे वो जीत के आया है, अगर वो उस पार्टी के फेवर में वोट नहीं करता है लोकसभा में या राज्यसभा में, या उस पार्टी के को छोड़ के वो दूसरी पार्टी को ज्वाइन करता है, उस पार्टी को अपना समर्थन नहीं देता, दूसरी पार्टी को अपना समर्थन देता है, तो उस बेसिस पे उसको क्या है कि इस कानून के तहत डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें कि क्यों ऐसी नौबत आई कि ये सब कानून बनाने पड़े दोस्तों, तो इसकी हिस्ट्री हमें मिलती है 1967 के जो जनरल असेंबली इलेक्शन थे उसके अंदर। इसका जो है विस्तृत जानकारी इसकी हम अगली वीडियो में बना के आपको बताएंगे। 1967 के जो जनरल असेंबली इलेक्शन हुए थे उसमें दोस्तों क्या हुआ था कि गवर्नमेंट की जो है स्टेबिलिटी काफी वीक हो गई थी, क्योंकि जो हमारे एमपी थे, सांसद जो हमारे थे, उन्होंने क्या है पार्टी को छोड़ के, जिस पार्टी के नाम पे उन्होंने वोट हासिल की थी, जीत हासिल की थी अपनी सीट के ऊपर, उसको छोड़ करके वो दूसरी पार्टियों में जाने लगे थे। मतलब कि दल बदलने की प्रक्रिया अपने पर्सनल फायदे के लिए काफी तेज हो चुकी थी। इन सब चीजों को रोकने के लिए ही 1985 में ये कानून बनाया गया था और इसको संविधान की 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। इसके तहत क्या है, लेकिन इसके पास भी कुछ
एक्सेप्शन थे कि किन चीजों को जो है दल बदलने की प्रक्रिया से बाहर रखा गया था और किस बेसिस पे उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा जो अगर एमपी एमएलए हैं। तो अगर हम बात करें, उस टाइम पे बताया गया था कि अगर मान लो कि किसी पार्टी के अंदर 100 कैंडिडेट हैं, 100 कैंडिडेट हैं जो पार्टी के जो जीत के आए हैं, और 100 में से अगर उसके 1/3 यानी 33 कैंडिडेट अगर एक पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी को अपना समर्थन दे रहे हैं, तो उस समय पे उनको डिस्क्वालीफाई नहीं माना जाएगा। उस समय पे उनके ऊपर ये एलिगेशन नहीं लगेंगे कि वो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए वो जो है दूसरों को समर्थन दे रहे हैं। इस बेसिस पे उनको एंटी डिफेक्शन लॉ के अकॉर्डिंग उसको जो है डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता। लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ कि दल बदलने की प्रक्रिया जारी रही। तो फिर 91st जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया 2003 में, उस टाइम पे इनकी संख्या को बढ़ा करके 2/3 कर दिया। मीन्स लगभग जो है 70% जो है ऐसे आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आपकी पार्टी को छोड़ के अगर दूसरी पार्टी में जाते हैं तब उनको डिस्क्वालीफाई नहीं माना जाएगा। उससे नीचे अगर वो हैं, अगर मान लो 5, 10, 15 कैंडिडेट आपके छोड़ के जाते हैं, उतने परसेंट छोड़ के जाते हैं, तो उनको डिस्क्वालीफाई इस बेस पे किया जाएगा। और दूसरा डिस्क्वालिफिकेशन का इसका जो है मैटर जो है वो दोस्तों जुडिशियल रिव्यू पे है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई मान लो एमएलए है, तो अगर उसको डिस्क्वालीफाई कौन करेगा? उसको डिस्क्वालीफाई करेगा आपका राज्यपाल। मींस आपकी पार्टी जो है केस टेकअप करेगी राज्यपाल के पास और राज्यपाल उसको डिस्क्वालीफाई करेंगे इस बेस पे। अगला हम देखते हैं कि कौन से ऐसे ग्राउंड हैं जिस बेसिस पे किसी एमपी या एमएलए को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। इस कानून के तहत, दल बदलने की प्रक्रिया का जो कानून है उसके तहत किस बेसिस पे उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। अगर कोई इलेक्टेड मेंबर है आपका, चाहे वो एमपी चाहे एमएलए, दोनों की बात यहां पे हो रही है, अगर वो वॉलंटरी जो है अपना जो रेजिग्नेशन देता है कि हमको इसके अंदर इस पार्टी के साथ ज्वाइन नहीं रहना, और मतलब हम वॉलंटरी अपना जो है उसको रेजिग्नेशन पार्टी को दे देता है और दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, तो उसको डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। अगर वो पार्टी के फेवर में वोट नहीं करता है या वोट करने से बचता है, फॉर एग्जांपल पार्टी कोई मान ले ऐसे पार्टी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है, तो उस टाइम पे वो पार्टी के फेवर में वोट ना करके दूसरी पार्टी के फेवर में वोट करता है या अपना वोट उस पार्टी को उस टाइम पे नहीं देता जिस टाइम पे उसको चाहिए, तो भी उसको इस बेस पे इस कानून के अकॉर्डिंग उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। इसके अलावा अगर कोई इंडिपेंडेंटली अगर कोई इलेक्टेड मेंबर है और वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है अपने फायदे के लिए, तो भी दल बदलने की जो प्रक्रिया है उससे निर्विरोधी जो कानून है उसके तहत उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। अगली बात अगर हम बात करें तो कोई अगर नॉमिनेटेड मेंबर है, नॉमिनेटेड मेंबर जैसे हमारे प्रेसिडेंट जो हैं लोकसभा में, उनके पास कुछ शक्तियां हैं, कुछ उनकी पावर्स हैं कि वो कुछ जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनको नॉमिनेट कर सकते हैं। वो इस प्रकार राज्यपाल भी क्या है नॉमिनेट कर सकते हैं। अगर वो नॉमिनेटेड मेंबर है, मीन्स वो इलेक्टेड मेंबर नहीं है, वो आम जनता से चुन के नहीं आया, लेकिन राज्यपाल ने या हमारे राष्ट्रपति ने उसको नॉमिनेट किया है, उसके बाद में उसने अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लिया, तो उसका जो टाइम पीरियड दोस्तों वो है 6 महीने की। 6 महीने तक वो कर सकते हैं कि, लेकिन 6 महीने के बाद में अगर उन्होंने इसको ज्वाइन कर लिया तो भी उनको जो है नॉमिनेटेड मेंबर को भी डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। अभी हम बात करेंगे कि एंटी डिफेक्शन तो लॉ तो है, लेकिन इसके अंदर भी काफी कुछ खामियां हैं। क्या कुछ खामियां हैं वो देखते हैं। आइए, सबसे पहले वॉयलेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच है दोस्तों, क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ के अकॉर्डिंग जो है आप किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर, मतलब आपका जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उसको आप डिस्क्वालीफाई कर सकते हो अगर वो आपकी पार्टी की नीतियों के खिलाफ जाता है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपकी पार्टी में कुछ कमियां हैं तो उसके अगेंस्ट वो बोल नहीं सकता, क्योंकि उसको ये रहेगा कि उसने अगर आपकी पार्टी के खिलाफ बोला तो उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तो इसलिए क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच इसके अंदर नहीं है। दूसरा क्या है, मिसयूज ऑफ व्हिपिंग सिस्टम, क्योंकि जो हमारी पार्टी जो होती है जिसके पास में पावर होती है, मतलब कि मेंबर को डिस्क्वालीफाई करने की, वो क्या है एक्सेसिव कंट्रोल कर लेती है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर इस कानून के तहत। मींस उसको ब्लैकमेल टाइप करने लगती है। अगला क्या है कि पॉलिटिकल मैनिपुलेशन इसका काफी होता है कि जो पार्टी हमारी पावर में होती है उसी का जो है स्पीकर होता है, उसी का जो है हमारा लोकसभा अध्यक्ष होता है, तो वो पार्टी भी जो है इसको काफी मैनिपुलेट करके देखती है इस कानून को। इस कानून के तहत जो अपोजिशन पार्टियां हैं वो वीक होती हैं और अपोजिशन पार्टी से
फॉर एग्जाम्पल अगर कोई रूलिंग पार्टी में कोई बंदा स्विच होकर आता है तो हमारे जो स्पीकर हैं जो कि रूलिंग पार्टी के रहते हैं, तो वो क्या है कि इतना जल्दी उनको डिस्क्वालीफाई करने के लिए निर्णय नहीं लेते। वो क्या उसको पेंडिंग में रखते हैं, मीन्स ज्यादा इनिशिएटिव वो नहीं लेते उस समय पे, क्योंकि वो उस चीज उस कैंडिडेट का फेवर करते हैं जो उनकी पार्टी में ज्वाइन हुआ है। अगला अगर हम बात करें, अभी भी ये जो है एंटी डिफेक्शन लॉ इनइफेक्टिव रहा है, क्योंकि जैसा कि हम देखते हैं इतिहास में क्या वर्तमान में भी, कि डिफेक्शन की जो प्रक्रियाएं हैं कि अभी भी दल बदलने की प्रक्रियाएं जारी रही हैं, ये कानून के होने के बावजूद भी। अगला क्या है, कंट्रोवर्शियल रोल है स्पीकर का इसके अंदर। ये इसके समय बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इसके अंदर स्पीकर को ये तो बोला गया है कि वो जो है उसके पास जुडिशियल रिव्यू है, वो रिव्यू करेगा, वो केस को देखेगा, उस बेस पे ही उसको डिस्क्वालीफाई करेगा। लेकिन इसके अंदर उसका क्या है कि पक्षपातपूर्ण निर्णय भी रह जाता है। कई बार डिसीजन जो है पेंडिंग छोड़ दिया जाता है, उसके अंदर कोई क्लैरिटी नहीं है कि कितने टाइम के अंदर उसको अपना निर्णय जो है वो देना है, कितने दिन के अंदर उसको जो है अयोग्य घोषित करना है या नहीं करना है। अगला हम देखें तो ये अफेक्ट करता है किसको, नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट को, ये जो कानून है। क्योंकि कई बार होता क्या है कि मीन्स अगर मान लो डिफेक्शन एक्टिविटी ज्यादा हो गई तो उससे क्या कि बाइपोल इलेक्शन का समय जो है जल्दी जल्दी आता रहेगा आपका, और बाइपोल इलेक्शन आते हैं तो गवर्नमेंट जो हमारी क्या है इलेक्शन प्रोसेस में ही इन्वॉल्व होती रहेगी। अगली बात अगर हम करें, इसका एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, ये होलसम डिफेक्शन को अलाउ करता है कि मीन्स आप अकेले जो है डिफेक्शन करेंगे तो ही आपके ऊपर यह लागू होगा। लेकिन आपके अगर 2/3 या उससे ज्यादा सदस्य अगर आपके एक साथ दल बदलने की प्रक्रिया या दूसरे जो दल है उनके साथ समर्थन देते हैं तो उस समय यह लागू आपके नहीं होगा। तो यह भी इसका सबसे बड़ा चैलेंज है। काफी लोगों ने जो है इसके लिए सजेशन दिए हैं कि इसको कैसे मजबूत बनाया जा सकता। तो सबसे पहले हमें इसको रिव्यू और अमेंड करने की जरूरत है, इसको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसको काफी स्ट्रॉन्ग बनाने की जरूरत है, ऐसे कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाने की जरूरत है जिससे कि दल बदलने की जो प्रक्रिया है उसको रोका जा सके। टाइम बाउंड डिसीजन होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि अगर किसी को अयोग्य ठहराना हमें तो उसने जो है अपना कार्यकाल पूरा करने वाला कर लिया हो। फॉर एग्जाम्पल कि आज अगर 2024 के अंदर अगर कोई मान ले इलेक्शन हुआ है और उसने दिसंबर 2024 तक अपना समर्थन किसी दूसरे दल को दे दिया, तो ऐसा उसको उसका जो डिसीजन है डिस्क्वालिफिकेशन का कैंडिडेट की, वो 5-6 महीने मैक्सिमम 1 साल तक आ जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसका डिसीजन ही आ रहा है 2029 में, तो उसका कोई फायदा नहीं रहेगा। टाइम बाउंड होना चाहिए मीन्स ये। उसके आगे बात करें तो इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल हमें बनाने पड़ेंगे, मतलब ऐसे जो है ऑर्गेनाइजेशन या ऐसी बॉडी जो है हमें बनानी पड़ेगी जो कि इन सब केसेस से डील करे, कि जो हमारे ये एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत जो आते हैं, जो ऐसे इस टाइप के केसेस से जो डील करे और अनबायस हो बिल्कुल। अगला हमें बात है कि हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि अगर मान लो कोई डिफेक्शन एक्टिविटी है या उसकी पार्टी के साथ कुछ पर्सनल मतभेद हैं, कि उन सब चीजों में क्या है कि डिफेक्शन है या कुछ मतभेद हैं, उन दोनों चीजों के अंदर हमें डिफरेंशिएट करने की जरूरत है। अगला क्या है कि कई बार ऐसे होता कि जो डिस्क्वालिफिकेशन जो है परमानेंट ना होकर पार्शियल उसको कर देते हैं, तो उसकी हमें एक्टिविटी की ग्रेविटी को देखना पड़ेगा। इसी प्रकार से हमें काफी एजुकेशनल इनिशिएटिव भी लेने पड़ेंगे ताकि लोगों को भी अवेयर किया जा सके कि ये जैसे जो निर्दलीय जो प्रत्याशी हैं आपके, कि वो भी इतना एंश्योर करें कि ये निर्दलीय प्रत्याशी आपकी वोट हासिल करने के बाद में किसी दूसरी पार्टी के अंदर आप अपना समर्थन ना दें। दूसरा क्या है कि विप पे रिस्ट्रिक्शन लगाना पड़ेगा, मतलब क्या है कि पार्टी के अंदर जो कंसीडर करनी पड़ेगी कि उसके अंदर क्या लिमिटेशन है, और अलाउ करना पड़ेगा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को, उनको भी कुछ ऑटोनॉमी देनी पड़ेगी आपको, ताकि कि पार्टी की स्थिरता को बनाए रखा जा सके। अब इसके अंदर देखेंगे दोस्तों कि क्या वे फॉरवर्ड इसके लिए दिए गए हैं। तो सबसे पहले हमें क्या है कि लीगल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने पड़ेंगे ताकि इसको काफी स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके। दूसरा क्या है कि पार्टी को के अंदर इंटरनल उनको एक ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा जिससे कि पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उनको इतनी फ्रीडम दी जाए कि अपने जो विचार हैं, अपने जो मतभेद हैं उनको वो खुलकर रख सके। दूसरा क्या है कि उनको ऐसा उनके मौलिक अधिकार टाइप उनको फील कराना पड़ेगा कि आपका मौलिक अधिकार है कि आप पार्टी को छोड़ने से पहले आप बताइए कि पार्टी में कमी क्या है, ताकि उसको सही टाइम पे सुधारा जा सके। इंटरनल उनको फ्रीडम दी जाए।
ठीक है। अगला आपका आ गया कि ये जो लॉ हैं ये खाली उन तक ही रिस्ट्रिक्टेड करने चाहिए कि एंटी डिफेक्शन लॉ की, जिससे कि बाइपोल इलेक्शन जो है, इलेक्शन की प्रक्रिया बार बार ना हो। कि जब ऐसे होता कि नो कॉन्फिडेंस मोशन में आपके खिलाफ लाया जाता कोई रूलिंग पार्टी है, उसी टाइम पे जो है एंटी डिफेक्शन लॉ को जो है लागू किया जाना चाहिए।